हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रूम नंबर 9 का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है उसी टाइम से जब जिन हेई से पूछता है कि क्या वो रियल हेई है और उसे सॉरी बोलता है ना पहचानने के लिए। बाद में वो हेड डॉक्टर से हेई का बाहर के हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन कराने के लिए परमिशन मांगता है, पर हेड डॉक्टर साफ मना कर देता है तो जिन उसकी कंप्लेन करने की धमकी देता है। उसके बाद वो हेई का एग्जामिनेशन कराने के लिए लाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हेई को 4th स्टेज कैंसर है और उन्हें जल्दी ही उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी, लेकिन उसकी बॉडी कंडीशन थेरेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके पास बस 3 महीने हैं। वहीं हेड डॉक्टर का रवैया ऐसा होता है कि उसे हेई के ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं था। वैसे भी उसकी नज़रों में हेई को मौत की सज़ा हुई थी और जब जिन हेई से मिलने जाता है तो जेल स्टाफ को भी हेई की बुराई करते सुनता है कि वो बीमार होने का ड्रामा कर रही है, जिस पे जिन उन पे भी नाराज़ होता है। इधर हेड डॉक्टर सीईओ को बताता है कि हेई को 4th स्टेज कैंसर है, जो सुनकर सीईओ भी एक पल के लिए शॉक होता है। वहीं जिन हेई से मिलने जाता है और बताता है कि उसे 4th स्टेज कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने हैं, जो सुनकर हेई अपनी किस्मत पे रोती है कि बॉडी एक्सचेंज में उसे एक ऐसी बॉडी मिली जो अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रही है और जिसमें लाखों बीमारियां हैं और अब शायद वो कैदी नंबर 122 यानी हासा रहकर ही मर जाएगी। जिस पे जिन उसे रिलैक्स होने को बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो हासा से उसकी बॉडी ज़रूर वापस दिलवाएगा। लेकिन तभी वहाँ हासा आती है जिसे हेई के बीमार होने की खबर मिली थी और वो जिन से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि जिन उसे बता पाता है कि उसे सच पता चल चुका है, हेई उसे रोकती है और बोलती है कि वो एज अ वॉलंटियर डॉक्टर उसे चेक करने आया था। जिसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है और हासा उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या वो अभी तक उससे प्रपोजल वाली बात पे नाराज़ है, पर जिन बोलता है कि वो वहाँ जिस काम से आई है वो वही काम करे और उसे हासा नाम से बुलाता है। बाद में हासा हेई से उसकी बीमारी के बारे में पूछती है, पर हेई उसे सच नहीं बताती और बोलती है कि उसकी बॉडी में लाखों बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां बताए। जिस पे हासा उसे सॉरी बोलती है। वहीं बोंग सैम को उसके चीफ से पता चलता है कि बॉस के मरने के कुछ दिनों पहले किसी ने बुरी तरह से उसके डॉग को मार दिया था, जिसे वो अपने बेटे के जैसे प्यार करता था। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि बोंग सैम का वो डिटेक्टिव फ्रेंड जो पहले पुलिस में था, उसे की चान के केस के बाद जॉब से निकाल दिया गया था। वहीं जिन को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो उस बच्चे और वो एईडी मशीन को देखता है, जिसके बाद उसे याद आता है कि हासा और हेई की बॉडी भी एईडी मशीन से शॉक लगने के बाद एक्सचेंज हुई थी। इधर किम की चान के केस पे मीटिंग ले रहा था और हासा बताती है कि प्रोसिक्यूटर ने नेक्स्ट ट्रायल में की चान के दोस्त यानी सेक्रेटरी के बेटे पार्क युंग सांग को एज अ विटनेस बुलाया है। दरअसल पार्क से पहले जब पुलिस ने पूछताछ की थी तब वो उन्हें प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहा था, लेकिन तब हेई ने पीच एलर्जी का ड्रामा करके सिचुएशन संभाल लिया था, यानी उस वजह से पूछताछ रुक गई थी। लेकिन अब अगर पार्क को विटनेस के तौर पे बुलाया गया है तो इसका मतलब है कि पुलिस को लगता है कि पार्क जल्दी ही टूट जाएगा। तो इसलिए किम हासा को पार्क से बात करके अच्छे से समझाने को बोलता है और उसकी पिछली ट्रिक जिसमें उसने पीच एलर्जी का ड्रामा किया था उसके लिए उसकी बड़ाई भी करता है। दरअसल सीईओ का सेक्रेटरी हमेशा अपने बेटे पार्क को की चान को एज अ बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करते रहने को बोलता है और कहता है कि उन सभी लोगों को उनका काम असाइन किया गया है जिसमें उसका काम की चान को प्रोटेक्ट करना है, जो बात पार्क को अच्छी नहीं लगती। वहीं जिन को जेल में नर्स से पता चलता है कि एईडी मशीन को 2 महीने पहले ही जेल से हटा दिया गया है, जिसके बाद वो आता है अपने पर्सनल डिटेक्टिव के पास और उसे उस एईडी मशीन की स्केच बनाकर देता है और बोलता है कि ये मशीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ के ला के दे। भाई साहब, वो डिटेक्टिव है, अलादीन का चिराग थोड़ी है। हद होती है किसी का यूज़ करने की यार, कोई इसकी कंप्लेन करो रे लेबर यूनियन में। इधर हासा और मीरान फिर से आते हैं उस गेमिंग सेंटर में जहां से उन्हें मॉर्गन के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मिलता है। गजब के तेज बच्चे हैं वैसे ये। और हासा उसके लास्ट ट्रांजैक्शन नोटिस करती है जिसमें मॉर्गन ने एक होटल के बेकरी में पे करने के बाद 7400 वॉन एक टैक्सी को पे किया था। तो नेक्स्ट डे वो उस पर्टिकुलर होटल से एक टैक्सी लेती है और वहां से 7400 वॉन की ड्राइव लेकर वो पहुंचती है सीईओ के घर के बाहर, यानी मॉर्गन की सान से मिलने आई होगी।
अब यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि की सान की आइडेंटिटी लेकर अब योंग भी जी रहा था, तो मॉर्गन किससे मिली होगी। बट हासा को इस मिस्ट्री को जल्दी सुलझाना होगा ताकि की चान को जेल भेज सके, क्योंकि अगर उसे क्लीन चिट मिल जाती है तो सीईओ उसे 15 सालों के लिए देश से बाहर भेज देगा। और तभी मीरान को सीईओ के घर के बाहर एक कार पार्क दिखती है जो उसके नेबर की थी, जिसके बाद वह हासा को ऑफिस जाने को बोलती है ताकि किम को उस पर डाउट ना हो और खुद उसके लिए सबूत लाने का डिसाइड करती है। वहीं जिन हेई को बताता है कि वो एडी मशीन से शॉक देकर उसे फिर से उसकी बॉडी हासा से वापस दिला सकता है, जिसपे हेई बोलती है कि उसने एक बार ट्राई किया था पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसपे जिन बोलता है कि तब वहाँ उसके और हासा के अलावा वो नर्स भी थी, जबकि दोनों की बॉडीज जब एक्सचेंज हुई थी तब वहाँ केवल वो हासा और वो खुद था, यानी कि वो भी प्रोसेस की एक की है। जिस पे हेई बोलती है कि हासा कभी भी उसकी बॉडी वापस नहीं देगी, पर जिन बोलता है कि वो हासा को लेकर आएगा, जिस पे हेई बोलती है कि वो उसके गांधीवादी बातों में आकर यहाँ नहीं आने वाली, बल्कि उसे हासा को कुछ ड्रग व्रग देकर बेहोश कर लाना होगा, बाकी वो डॉक्टर है खुद ही समझ ले। यहाँ तो जिन भी सोच रहा होगा कि भाई मेरी वाली तो कतई जहर, मेरा मतलब है कि डेंजरस है, और बोलता है कि वो एक डॉक्टर है तो इसलिए वो हासा को बेहोश करके नहीं बल्कि होश में यहाँ लाएगा। वहीं हासा सीईओ के साथ उसके घर पे होती है और यहाँ उसे पता चलता है कि हेई को 4th स्टेज कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने हैं, लेकिन फिर भी सीईओ उसे जेल से बाहर नहीं आने देना चाहता, जिस पे हासा बोलती है कि वो वैसे भी मरने वाली है तो फिर भी वो उसे जेल से बाहर क्यों नहीं आने देना चाहता। तो सीईओ उसे पूछता है कि क्या अब उसके अंदर दया भाव आ रही है, जिस पे हासा मना करती है और बोलती है कि वो कोशिश करेगी कि हेई जेल में ही रहे। पर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सीईओ रियल हासा के लिए बुरा फील करता है। वहीं हासा जब सीईओ के स्टडी रूम से बाहर आती है तो जिन उसे अपने रूम में ले आता है और उस पर नाराज़ होता है उससे सच छुपाने और सभी के सामने हेई बनने का प्रिटेंड करने के लिए, और पूछता है कि वो हेई के कपड़े पहन रही है, उसके घर में रह रही है, उसकी जॉब, उसकी लाइफ सब जी रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और उससे रिक्वेस्ट करती है हेई को उसकी बॉडी वापस करने के लिए। तो हासा बोलती है कि अगर उसके पास हेई की बॉडी वापस करने का कोई रास्ता होता तो वो उसकी बॉडी ज़रूर वापस कर देती, जिस पे जिन बोलता है कि उसके पास रास्ता है और नेक्स्ट डे उसे अपार्टमेंट के नीचे मिलने के लिए बुलाता है। पर नेक्स्ट डे जब जिन अपार्टमेंट के नीचे हासा का वेट करता है तो वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए गर्लफ्रेंड की बात माननी चाहिए, आप खड़े रहो मुंह लटका कर। और उल्टा हासा बोंग सैम के साथ अपनी मॉम से मिलने जाती है। दरअसल वो पहले बॉडी देने को तैयार थी, पर फिर उसे अपनी मॉम की कंडीशन याद आती है, उसका इनोसेंट होकर भी 34 सालों से जेल में रहना याद आता है, और ये सब कुछ सीईओ के चलते हुआ था। उससे बदला लेने के लिए उसने एक आदमी का खून भी कर दिया था, तो वो अब पीछे नहीं हट सकती थी, और इन सब के लिए उसे हेई की बॉडी की ज़रूरत थी। प्लस अब उसे इस बॉडी में अच्छा लगने लगा था, अपना यूथ जो वो नहीं जी पाई थी वो इस बॉडी में रहकर जी रही थी। उसके बाद उसे और बोंग सैम को उसकी मॉम के साथ लंच पे देखते हैं, जहां उसकी मॉम उसे वॉशरूम ले जाने को बोलती हैं, लेकिन लेडीज़ वॉशरूम में हासा एक आदमी को देखती है जो अचानक से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर उसकी मॉम बहुत डर जाती हैं। और तभी वहाँ एक फीमेल आती है जिसको देखकर हासा की मॉम ज़ोर से हासा को नाम से बुलाती हैं, लेकिन तब तक वो फीमेल हासा को इलेक्ट्रिक टेजर से बेहोश कर देती है। इधर बोंग सैम जब देखता है कि हासा आने में देरी कर रही है तो वो उस वॉशरूम में ढूंढता हुआ आता है, जहां वो हासा की मॉम को डरा हुआ देखता है, और हासा के बारे में पूछने पे वो बस हासा का नाम लेती हैं और बोलती हैं कि ये सब कुछ बॉस का काम है, वो हासा को अपने साथ ले गया। दरअसल उन्हें उनके साथ हुआ इंसिडेंट याद आने लगता है, पर बोंग सैम इस सब से कंफ्यूज होता है। वहीं हासा को एक कार की डिक्की में बंधा हुआ देखते हैं। इधर बोंग सैम अपने चीफ को हासा के गायब होने की खबर देता है और पूरी सिचुएशन समझाता है, और उस जगह की जहां से हासा गायब हुई थी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने को बोलता है। पर चीफ उस पर नाराज होता है एक मर्डर सस्पेक्ट के साथ लंच करने के लिए, और पूछता है कि क्या वो उसे यानी हासा को लाइक करता है, और याद दिलाता है कि उसकी वजह से ही उसका ट्रांसफ़र हुआ था, उसके दोस्त की जॉब गई थी और उसने ही उसे मर्डर सस्पेक्ट भी बताया था। पर बोंग सैम बोलता है कि बॉस के डॉग को चाकू से मारा गया था, जो एक प्रोफेशनल का काम हो सकता है, ना कि हासा जैसी लॉयर का, और हो सकता है कि जिन लोगों ने बॉस को धमकाया है उन्हीं ने हासा को किडनैप किया हो। वाह भाई, प्यार लोगों से क्या कुछ सोचवा देता है। वहीं सीईओ अपने और हासा के टाइम को याद करता है जब दोनों एक साथ थे और अपनी लाइफ में खुश थे, जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को उसका हासा से, जो अब हेई है, उससे मिलने के इंतज़ाम करने को बोलता है, वो भी अकेले में जब हेई सो रही हो, ताकि किसी और को इसकी जानकारी ना हो
यानी कि कहीं ना कहीं वो अभी भी हासा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इधर जिन एईडी मशीन लेकर हेई से मिलने आता है और बताता है कि हासा भाग गई है, जो सुनकर हेई वाज लाइक लो जे डोकरिया मेरी बॉडी लेकर अब्रॉड भाग गई। पर जिन अब्रॉड जाने से मना करता है तो हेई अपने रूम के लैंडलाइन को ध्यान से देखती है और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसने उस नर्स से हेल्प मांगी थी। दरअसल नर्स की जॉब चले जाने और उसके जेल में आने के बाद उसने और उसके हस्बैंड ने एक फैमिली बिजनेस खोला था, आपका अपना प्यारा दुलारा जेल सर्विस, जिसमें वो लोग जेल में रह रहे लोगों का हर काम कर दिया करते थे। अब हर काम से आप अंदाज़ा लगा लो, हाँ मोमो डिलीवरी का भी। तो हेई उसे हासा को किडनैप करके उसके पास हॉस्पिटल में डिलीवर कराने को बोलती है और काम हो जाने का सिग्नल हेई के हॉस्पिटल रूम की लैंडलाइन की घंटी थी, यानी कि हासा को किडनैप किया था नर्स के हस्बैंड ने। मैंने कहा था ना ये हेई कतई जहर है। वहीं मीरान को देखते हैं जो अपने गेमिंग सेंटर वाली दोस्त के साथ सीईओ के नेबर के कार के डैश कैम की मेमोरी कार्ड चुरा लेती है। वाह, डिजिटल चोरी के साथ साथ फिजिकल चोरी भी बढ़िया है। और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मॉर्गन सीईओ के घर आई थी और उसके बेटे की जान से भी मिली थी। इधर जेल स्टाफ हासा को उसकी मेडिसिन देती है और तभी उसके रूम के लैंडलाइन पे रिंग आती है, यानी कि काम हो गया। और जेल स्टाफ जिन को वापस जाने को बोलती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। वहीं सीईओ भी हासा से यानी हेई से मिलने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आ चुका था और तभी उसके सामने से वो कार गुजरती है जिसमें हासा बंद है, लेकिन अब तक उसे होश आ चुका था। और जब उसे डिक्की से बाहर निकालते हैं तो वो भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। इधर हेई जिन को बताती है कि फ़ोन की घंटी बजी है, इसका मतलब है कि हासा आ चुकी है। एंड जिन वाज लाइक आ चुकी है का क्या मतलब, कोई मैट्रिक्स थोड़ी है कि घंटी बजेगी और आदमी प्रकट होगा। पर हेई बोलती है कि वो तुरंत इमरजेंसी एग्जिट के पास जाए और हासा उसे वहीं मिलेगी। और जब वो वहां जाता है तो हासा को बेहोश व्हील चेयर पे देखता है। इधर वो जेल स्टाफ सीईओ के सेक्रेटरी को मैसेज करके बताती है कि अब हेई अकेली है और खुद भी वहां से चली जाती है। और उसके चले जाने के बाद जिन हासा को हेई के रूम में लाता है, पर तब तक हेई सो चुकी थी। दरअसल जेल स्टाफ ने उसे नींद की दवा दी थी क्योंकि सीईओ से मिलने आने वाला था। वहीं सीईओ भी हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर आ चुका था और इधर जिन हेई और हासा के हाथ को आपस में बांध देता है और प्रोसेस स्टार्ट करने जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।